आज हम चर्चा करेंगे वायुमंडल का संगठन। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सामान्यतः वायु गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, ना कि रासायनिक यौगिक। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल इसके साथ संलग्न है। यद्यपि वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, परंतु उसमें 99.98% आयतन के अनुसार केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब इसमें दो शब्द आए हैं, मिश्रण और यौगिक। इनको भी समझना जरूरी है। मिश्रण का अर्थ है दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल जिसमें रासायनिक क्रिया नहीं होती और हम मूल रूप से उन दोनों पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, आप नमक और पानी दोनों को किसी न किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा अलग अलग मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो यौगिक होता है वो होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने के बाद रासायनिक क्रिया करते हैं और वे मूल रूप में पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे मान लो लोहे की कोई वस्तु है, उसमें जंग लग जाना, तो जंग को वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता। तो जो हमारा वायुमंडल है वो वायु गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, अर्थात हर गैस या हर जो उसका संगठन है उसको आप अलग अलग करके देख सकते हैं। इन मुख्य गैसों के अलावा अन्य हल्की और भारी गैसें जैसे नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और मीथेन केवल 0.02% वायुमंडल का बनाते हैं। अगर हम अलग अलग गैसों को देखें, अगर हम शुष्क वायुमंडल को ले लें 25 किलोमीटर और आयतन के अनुसार देखें तो नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गॉन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके अलावा ओजोन 0.00006% है। जो क्रिप्टॉन, जीनॉन, मीथेन ये बिल्कुल नगण्य हैं, बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल का जो निचला स्तर है उसमें भारी गैसें और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। जितने भी मानवकृत उपग्रह हैं या रॉकेट या तो इनके द्वारा हमें पता चलता है कि जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक सभी गैसें स्थिर अनुपात में मिलती हैं और 150 किलोमीटर के ऊपर के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की ही प्रचुरता पाई जाती है। इन गैसों के अतिरिक्त पूरे वायुमंडल में जलवाष्प भी पाए जाते हैं, जो अधिकतम किसी भी स्थान या समय पर के अनुसार बदलते भी रहते हैं और अधिकतम जो उसकी मात्रा है वो 4% के आसपास होती है। गैस और जलवाष्प के अलावा वायुमंडल में ठोस कण भी पाए जाते हैं। इनमें धूल कण, धुएं के कण, समुद्री नमक के कण तथा कार्बनिक पदार्थ हैं। ये मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही स्रोतों से वायुमंडल में पहुंचते हैं। अगर धूल कण, नमक कण और धुएं के कण ना हो तो बादल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वायुमंडल में नहीं हो पाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धूल कण, नमक के कण और धुएं के कण न केवल ये आर्द्रता ग्राही नाभिक के तौर पर काम करते हैं और जल बूंदों का निर्माण करते हैं, इसके अलावा ये सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन कर स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण आकाश में विभिन्न रंगों की छटा बिखेरते हैं। वायुमंडलीय रचना में अगर हम ऊंचाई के अनुसार, समय के अनुसार या अक्षांश के अनुसार देखें तो इसमें कई बदलाव नजर आते हैं। तो अब देखते हैं कि ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल में के संगठन में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऊंचाई के साथ सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशील है वो है जलवाष्प, ओजोन और धूलकण।
जलवाष्प अगर हम देखें तो जलवायु की दृष्टि से जलवाष्प का सर्वाधिक महत्व है। भूतल पर जलभागों, मिट्टियों, वनस्पतियों से वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है, परंतु इसकी मात्रा 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य है। अर्थात जो जलवाष्प है वायुमंडल में वो 10 किलोमीटर के नीचे ही पाया जाता है, और जलवाष्प की मात्रा पर तापक्रम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल के निचले जो 5 किलोमीटर तक का हिस्सा है वहाँ पर जलवाष्प का लगभग 90% भाग पाया जाता है। अब देखते हैं ओजोन ऊंचाई के साथ किस तरह परिवर्तनशील है। अगर हम देखें तो वायुमंडल में 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस स्थित है, और जो ओजोन गैस है वो 30 से 60 किलोमीटर के बीच सूर्य की पराबैंगनी विकिरण के कारण ऑक्सीजन के अणुओं में विलगाव होता है, और इस तरह पैदा हुई जो नवजात ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के अणुओं के साथ मिलकर ओजोन का निर्माण करती है। और क्योंकि ओजोन स्वयं में अस्थिर गैस है, इसलिए ये वापस से नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वापस ऑक्सीजन बन जाती है। अर्थात ये सतत प्रक्रिया है कि ओजोन ऑक्सीजन से ओजोन और ओजोन से ऑक्सीजन बनना। जो ओजोन का सबसे ज़्यादा घनत्व है वो 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होता है। इस गैस का वायुमंडल में बहुत महत्व है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को सतह तक नहीं पहुंचने देती, और ये हमारे इन हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। अर्थात ये एक तरह से रक्षा आवरण का काम करती है। फिर है धूलकण। धूलकण वायुमंडल में प्राकृतिक और मानवकृत दोनों ही स्रोतों से जाते हैं। खासतौर पर औद्योगिकरण के कारण, कृषि, दावानल, ज्वालामुखी विस्फोट और वायु के द्वारा उड़ाए गए कणों के कारण ये वायुमंडल में है। जो मोटे और भारी कण होते हैं वो स्वतः ही धरातल पर आ जाते हैं, लेकिन जो बहुत हल्के कण होते हैं और ख़ास तौर पर जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हल्के और महीन कण हैं वो वायुमंडल में समताप मंडल में 1 से 3 वर्ष तक रहते हैं। अन्यथा जितने भी धूल कण हैं वो पहली या दूसरी बारिश के बाद नीचे धरातल पर स्वयं आ जाते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल का अक्षांश और मौसम के अनुसार उसमें क्या क्या संगठन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। अक्षांश और मौसम के अनुसार भी ओजोन की मात्रा, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, इनमें अत्यधिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन। बसंत के मौसम में ओजोन की मात्रा भूमध्य रेखा के ऊपर कम और 50 डिग्री उत्तर के बाद सबसे अधिक दिखाई देती है। इसका कारण है कि निम्न सर्दियों में जो निम्न अक्षांश के ऊपरी स्तर से ओजोन है वो उच्च अक्षांशों के निम्न स्तर की ओर जाती है और ध्रुवों पर 6 महीने की रातों में रहती है, जिससे बसंत में वहां ओजोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प, जैसे हमने पहले भी बताया कि वो तापमान पर निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा जो जलवाष्प हैं वो निम्न अक्षांशों पर और ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। अर्थात संसार के अगर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों को छोड़ दें तो उष्ण कटिबंध में धरातलीय वायु में जलवाष्प का प्रतिशत 2.6% होता है। अगर हम 50 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांश पर देखें तो 0.9% होता है। 70 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के आसपास जो जलवाष्प का प्रतिशत है वायुमंडल में वो 0.2% है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अक्षांश के अनुसार और मौसम के अनुसार जलवाष्प में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी अक्षांश और ऊंचाई मौसम के अनुसार परिवर्तन देखने को मिला है।
बिल्कुल ओजोन की तरह उत्तरी उच्च अक्षांशों पर कार्बन डाइऑक्साइड मौसम के अनुसार बदलती रहती है। यह गर्मियों में 330 ppm, ppm का अर्थ है पार्टिकल्स पर मिलियन, प्रति 10 लाख पार्टिकल्स में कितना कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो 330 ppm गर्मियों में, और बसंत में ये 360 ppm तक 50 डिग्री उत्तर पर पाई जाती है। बेसिकली क्या है कि संतुलन बनाने के लिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर बहती है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। वायुमंडल के संगठन में अगर हम देखें तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल कण की मात्रा में अत्यधिक बदलाव देखने को मिला है। बेसिकली सबसे पहले हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खास तौर पर जो मानवकृत उपक्रम हैं, जैसे औद्योगिकरण अर्थात खनिज तेलों का, लकड़ी का, कोयले का, इनका जलाने के कारण वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती रहती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि हो रही है वो इतनी तेजी से हो रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाले अर्थात पौधों की जो मात्रा है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। एक अध्ययन के अनुसार जो वायुमंडल में अगर हम देखें 1870 से 2000 के बीच में अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी अगर देखें तो लगभग 26% बढ़ोतरी देखने को मिली है इन 130 वर्षों में। और कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल के तापमान पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये हरित गृह गैसें होती हैं, हरित गृह गैस है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति के बाद अब धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। धूल कण, समय के अनुसार वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा भी बढ़ोतरी देखी गई है। खास तौर पर जो मानवकृत धूल कण हैं, अर्थात वायुमंडल में न केवल प्राकृतिक तौर पर बल्कि मानव के द्वारा कृषि किए जाने के कारण, मृदा को नग्न छोड़ दिए जाने के कारण मृदा जो धूल कण हैं वो अधिक वायुमंडल में पाए जाते हैं। फिर है ओजोन। समय के अनुसार अगर हम देखें तो ओजोन में समय के अनुसार कमी देखने को मिली है। बेसिकली वायुमंडल में मानवकृत क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ओजोन गैस का धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है। और इस क्षय के कारण अगर ये ऐसे ही होता रहा तो पृथ्वी का जो वायुमंडलीय तापमान है उसमें वृद्धि होगी और जो मौसम और जलवायु है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि वायुमंडल का संगठन समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, अक्षांश के अनुसार और ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील है। धन्यवाद।